वेल स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 6 में देखो बेटा, आपको बीटा मालूम करने के लिए कहा है और 3 अल्फा दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी 3 in 1 क्वेश्चन है। 3 आपको मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं बेटा अल्फा की और तीनों दफ़ा आपको बीटा मालूम करने के लिए कहा है। तो यकीनन बेटे स्टूडेंट को सबसे पहला क्वेश्चन तो ये जहन में आता है कि ये अल्फा और बीटा है क्या। तो थ्योरी में, लेक्चर में तो यकीनन आप इसे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को मुकम्मल तौर पे वाज़े करने के लिए ज़रूरी है कि एक मुख्तसर बात इस पे कर ली जाए। देखिए बेटे, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है आपके पास। ऐसा ही है ना बेटा, जिसमें बेस का स्मॉल करंट अपने से बहुत लार्जर करंट को क्या करता है बेटे, कंट्रोल करता है। तो देखो, अब इस कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए, है ना। कोई ऐसा फैक्टर हमें चाहिए जो हमें ये बता सके कि कितने टाइम करंट एनहेंस हो गया, कितने टाइम करंट इंक्रीज हो गया। उसे हम कहते हैं बेटा करंट गेन। उस फैक्टर को हम कहते हैं बेटे करंट गेन। करंट गेन, और जिसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटे, जिसका किसी हद तक सेंस आपको एफिशिएंसी में भी होता है। करंट गेन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना जी। अब हमने ये भी पढ़ा है कि 3 तरह की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो उसी लिहाज से हमारे पास 3 तरह के करंट गेन भी हो जाएंगे। लेकिन जब मैं अपने न्यूमेरिकल को देखता हूं बेटे, और हमें न्यूमेरिकल पे ही फोकस रहना है, तो इसमें 2 तरह के आपको करंट गेन दिए हुए, एक अल्फा और बीटा। तो मैं आपको इन दोनों पे बात करके बता देता हूं बेटे। ये जो आपके पास अल्फा है, ये आता है बेटे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। जब आप सीबीसी करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे जो करंट गेन आपको हासिल होता है बेटा, उसे हम अल्फा से जाहिर करते हैं। मैं भी लिख दूंगा। अच्छा, अब ये तो आप जानते हैं कि कॉमन बेस में आपने बेस को ग्राउंड कर दिया है ना, तब आपके पास 2 करंट रह गए, एक इमीटर का और एक कलेक्टर का। जो इमीटर का करंट है वो इनपुट होता है बेटे, और जो कलेक्टर का है वो आउटपुट होता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है, जो आपको ये बताता है कि कितने टाइम करंट जो है वो इनहेंस हो रहा है, उसे हम कहते हैं अल्फा। और अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? बेस को तो आपने ग्राउंड कर दिया है। आउटपुट आपके पास क्या होता है बेटा? कलेक्टर का करंट डिवाइडेड बाय इनपुट आपके पास क्या होता है बेटे? एमीटर का करंट, IE। तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है बेटा IC अपॉन IE। ये आपको क्या बताता है? बेसिकली तो आपको करंट गेन से ये लग रहा है कितने टाइम करंट एनहेंस हो रहा है, लेकिन अल्फा आपको ये बताता है बेटा कि इमीटर का कितने टाइम्स करंट जो है वो कलेक्टर के पास पहुंचा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि बहुत स्मॉल सही, लेकिन कुछ अमाउंट करंट जो है वो बेस वो कर देगा, ग्राउंड कर देगा। बहुत लो डोप्ड होता है, बहुत कम, बहुत छोटा उसका जो है पोर्शन है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो वहां पे डिफ्यूज होते हैं ना, रिकम्बाइन होते हैं। तो 100% इमीटर का करंट जो है वो कलेक्टर के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऑलमोस्ट 100% चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, मैं इसे क्लियर करूं। अच्छा, अल्फा डायमेंशन लेस है ना, सिमिलर करंट का रेशियो है, तो कोई यूनिट तो बनेगी नहीं। तो अल्फा जो है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1। 100% 1 के इक्वल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करंट बेटा लाजमी ग्राउंड हो जाएगा, है ना, बेस में चला जाएगा आपके पास। मैं आपको इसकी वैल्यू की रेंज भी बता देता हूं। अल्फा की वैल्यू की रेंज होती है बेटा 0.95 से लेके 0.998। अब अगर आप इसे परसेंटेज में करें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 95% से लेके 99.8%। तो अल्फा आपको ये बता रहा है बेटे कि इमीटर का करंट 95% या 99.8% तक कलेक्टर के पास जाएगा, लेकिन 100% नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है बेटे, ये तो हो गया आपके पास अल्फा करंट गेन। अब आ जाइए यहां पे दूसरी तरफ। अब आ जाते हैं बेटे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसमें आपने इमीटर को क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। तो अब आपके पास 2 करंट रह गए बेटा, एक बेस का रह गया और एक कलेक्टर का रह गया। इसमें बेस जो है वो इनपुट हो जाता है और कलेक्टर का करंट आउटपुट हो जाता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है बेटा, उसे हम जाहिर करते हैं बीटा से। फॉर्मूला आपको बताया, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा? कलेक्टर का करंट। इनपुट क्या हो जाएगा? बेस का करंट। तो सर ये हमें क्या बता रहा है? बीटा हमें ये बताता है बेटा कि कितने टाइम्स कलेक्टर का करंट ज्यादा है बेस के करंट से। हम रिपीट करते हैं बेटा
कितने टाइम कलेक्टर का करंट ज्यादा है बेस के करंट से, ठीक है ना। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। अब मानिए अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसका मतलब है कलेक्टर का करंट बेस से 10 टाइम ज्यादा है। अगर 20 है तो 20 टाइम ज्यादा है। 100 है तो 100 टाइम ज्यादा है। वैसे बीटा की जो रेंज होती है वो एक बड़ी रेंज है बेटा, 20 से लेके 300 तक होती है। ये बीटा की आपके पास रेंज है। तो इससे हमें पता चलता है कि कलेक्टर का करंट बेस के करंट से 20 टाइम से लेके 300 टाइम तक ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये तो मैं थोड़ी सी बेटा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था ताकि आप न्यूमेरिकल बेहतर अंदाज में समझ सकें। अब जरा न्यूमेरिकल पे आइए, अब आप समझेंगे। बीटा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, सॉरी बीटा मालूम करना है। तो सर इनके दरमियान कोई मैथमेटिकल रिलेशन भी होगा? बिल्कुल रिलेशन है बेटा। और जो मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल के अंदर एक फंडामेंटल KCL किरचॉफ करंट लॉ के तहत बताया था, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, इसी से इन दोनों के दरमियान रिलेशन हम निकालते हैं। तो वो रिलेशन क्या बनता है? बीटा चाहिए ना आपको, तो बीटा बराबर हो जाता है बेटे अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर बीटा दिया हुआ अल्फा भी मालूम कर सकते हैं, वो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा गिवन है और बीटा मालूम करना है, तो अब सवाल बहुत आसान हो गया। दोनों डायमेंशन लेस है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो बेटे इससे जब आप इस फॉर्मूले की मदद से बीटा मालूम करेंगे, चले मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। बीटा हो जाएगा अल्फा कितना है 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा बेटे 9। इसी फॉर्मूले से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके बुक के मुताबिक आपका जवाब आ जाएगा 49, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है ना बेटे। तो इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन से ज़्यादा ये जो करंट गेन है इसे समझने की अहमियत थी।